ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। शाम की अजान हो रही थी जब मैं घर में दाखिल हुआ। वहाँ फुप्पो जान को देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई थी। वो बेवा थी, उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। तमाम शादीशुदा थे। पहले वो बारी बारी तीनों बेटों के यहाँ कयाम करती थीं, मगर अब शायद अबू जान उन्हें मुस्तकिल अपने पास ले आए थे। बाद में अबू जान से गुफ्तगू होने पर पता चला था कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। कुलसूम बुआ मुस्तकिल ही वहाँ मुंतकिल हो गई थी। अबू जान मुझे देखकर खुश हो गए थे। फुप्पो ने भी मुझे गले लगाकर प्यार किया। यकीनन उन्हें माहिन के साथ मेरी अलहदगी की खबर मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस मुताल्लिक कोई सवाल करने से गुरेज किया। छुट्टी के बकिया दिन मैंने घर में गुजारे। ज्यादातर मैं घर में ही रहता था। बस 2-3 बार अपने दोस्त उवैस ही से मुलाकात करने गया या वो खुद मेरे घर आ गया था। माहिन के मसले पर उसने मुझे कुरेदने की कोशिश की, मगर उसे भी मैंने असल बात की हवा नहीं लगने दी थी। अलबत्ता दबे लफ्जों में उसने मुझे ये बावर जरूर करवा दिया था कि लोगों को असल बात का पता चल गया था। ऐसी बातें छुपा नहीं करती। अबू जान और फुप्पो ने दूसरी शादी के बारे में मेरा इंदिया जानने की कोशिश की, मगर मैंने सख्ती से मना कर दिया। दुनियावी दिलचस्पियों से मेरा जी उचाट हो गया था। माहिन के इस तर्ज अमल के बावजूद बिस्तर पर लेटते हुए उमूमन उसकी याद दिमाग में दर आती। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी थी। मैंने उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। कभी उसकी किसी ख्वाहिश को नजरअंदाज नहीं किया था। खुद उसके रवैये से भी मुझे कभी ये अंदाजा न हो पाया कि वो मुझसे बेवफाई कर रही है और मेरी अमानत में खयानत की मुर्तकिब हो रही है, या उसे मैं नापसंद हूँ और कोई और उसे पसंद है। मेरे छुट्टी आने पर उसका खुश हो जाना, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखना, रूठना मनाना, गिले शिकवे करना, अबू जान की खिदमत बेटियों की तरह करना और भी उसकी कई ऐसी आदत थीं जो मुझे बहुत पसंद थीं। अगर मैंने खुद उसे रंगे हाथों न पकड़ा होता तो शायद अबू जान के बताने पर भी मैं यकीन न करता। अमेरिका में कैप्टन जेनिफर की वजह से औरत जात के बारे में मेरे दिल में जो बदगुमानी पैदा हुई थी, माहिन की हरकत ने उस पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी थी। अब मैं चाहकर भी औरत जात पर एतमाद नहीं कर सकता था। जेनिफर ने मुझे हमेशा अपने रवैये से यही बावर करवाया था कि वो मुझे पसंद करती है। यहाँ तक कि आखिरी मुलाकात में उसने जो अदाकारी की थी, जिस तरह मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना चाहा था, ऐसी मक्कारी और अय्यारी किसी खास औरत का ही खासा होती है। गो मर्द जात भी धोखादही में कुछ कम नहीं, मगर मेरे नजदीक इस मैदान में मर्द औरत के अशरे अशीर भी नहीं है। वो छुट्टी जो कभी यूं गुजरती थी कि जाते वक्त तिश्नगी का एहसास शिद्दत से दिल में रहता था, अब बड़ी मुश्किलों से गुजरी। वही घर जिसमें कोई लम्हा माहिन के बगैर नहीं गुजरता था, अब उसका वजूद नापैद था। छुट्टी खत्म होने पर बड़ी मुश्किल से रुखसत हुआ करता था, मगर उस दिन मैं सुबह नाश्ते के बाद ही जाने के लिए तैयार था। बुआ और अबू जान से दुआएं लेकर मैं घर से निकल आया। सरदार रात गए ही वापस लौटा था। उसकी आमद से पहले ही मैं सो चुका था। सुबह ही उससे मुलाकात हो पाई थी। चनारे बेगम की रफाकत ने उसके दिल से ली जोना के बिछड़ने के गम को काफी हद तक कम कर दिया था। हम 2-3 दिन ही आराम से गुजार पाए थे कि यूनिट को एक नई सरगर्मी का लेटर मिला। शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में तायुनात डिविजन्स ने अपनी जेर कमान यूनिटों में स्नाइपर्स की जरूरत महसूस करते हुए हमारे कमांडिंग ऑफिसर से इंस्ट्रक्टर्स तलब किए थे। इसके अलावा हसास इलाकों में तायुनात करने के लिए कुछ तजुर्बेकार स्नाइपर्स भी मांगे थे, क्योंकि दहशतगर्दों के बहुत से स्नाइपर्स पाक आर्मी का काफी नुकसान कर चुके थे। मुझे उम्मीद थी भेजे जाने वाले स्नाइपर्स में मेरा नाम जरूर शामिल होगा, मगर 2 दिन बाद इंस्ट्रक्टर्स के तौर पर राव तसव्वुर साहब और हवालदार फयाज का चुनाव हुआ था, जबकि स्नाइपिंग के लिए सरदार खान, असद खटक, बशीर हैदर, इस्मतुल्लाह जान और सुहेल मरवत का इंतखाब किया गया था। उनके जाने के दूसरे दिन मुझे पता चला कि इस पार्टी में मेरा कुर्रा फाल क्यों नहीं निकला था। मुझे दोबारा इंडियन सरहद पार जाकर एक और हदफ को निशाना बनाना था। इस बार मेरे साथ हवालदार नसीरुद्दीन जा रहा था। वो यूं भी मुझसे सीनियर था। मिशन की तफसीलात हमें यूनिट 2nd इन कमांड की जबानी सुनने को मिली थी। 2IC साहब ने कॉन्फ्रेंस रूम में हमें ब्रीफिंग दी। 55 इंच की बड़ी LED पर हमें हदफ की तस्वीर, उसके इलाके और उसे कत्ल करने की तफसीलात पर रोशनी डाली। सरहद उबूर करने के मकाम का भी सरसरी जिक्र उन्होंने कर दिया था। वैसे उस इलाके में सरहद पार करना उमूमी तौर पर हमारी अपनी सवाबदीद हुआ करता था। 2IC की ब्रीफिंग के बाद अगला पूरा हफ्ता हम हिंदी जबान के वो मशहूर अल्फाज सीखने में मसरूफ रहे जो उर्दू में मुस्तामिल नहीं है। यूं भी उर्दू और हिंदी के रस्मुल खत मुख्तलिफ होने के बावजूद बोलने में दोनों जबानें करीबन मुमासिल हैं, बल्कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों, ड्रामों और कार्टून्स वगैरह के बढ़ते हुए रुझान ने उन खालिस हिंदी अल्फाज को भी नामानूस नहीं रहने दिया। अलबत्ता आम बोल चाल में हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते।
उसका नाम रंजीत चोपड़ा था। उसकी शख्सियत इतनी अहम नहीं थी कि उसे कत्ल करने के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से स्नाइपर्स भेजे जाते, बस अना का मसला आड़े आ गया था। वो शख्स पाकिस्तान में 2 मरतबा दहशतगर्दी की वारदात करने के बाद साफ बचकर निकल गया था। उसके खिलाफ सारे सबूत मिलने के बाद पड़ोसी मुल्क से उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया, मगर ऐसी बात अगर बनिया मान जाए तो उसे बनिया कौन कहे। और मजे की बात यह कि वो सरकारी एजेंसी या इंडियन आर्मी का फर्द नहीं बल्कि किराए का टट्टू था। इंडियन हुकूमत की हड़धर्मी को देखकर हाई कमान की तरफ से यही हुक्म आया था कि इस शख्स को जिंदा रहकर पाकिस्तान में करने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाई पर मिलने वाले इनाम से मुस्तफीद नहीं होने दिया जाएगा। यूं भी 2 मरतबा मासूम लोगों के खून से हाथ रंगने वाला, बल्कि हिंदू मुहावरे के मुताबिक मासूम लोगों के खून से होली खेलने वाले को ये दोहरी दहशतगर्दी अंदरूनी खाना बहुत ज्यादा कामयाब कर गई थी। और अब तो वो बाकायदा सियासत में हिस्सा लेने पर तोल रहा था। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से रंजीत चोपड़ा के मुतालबे का एक नुकसान ये हुआ था कि उस शख्स की हिफाजत का खातिर खा इंतजाम कर दिया गया था। इंडिया में पाकिस्तानी जासूसों की मौजूदगी यकीनी होने के बावजूद ये काम उनसे नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी जासूस ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से उमूमी तौर पर दूर रहते हैं जिनसे सिविल अवाम या मासूम लोग मुतासिर हों। उनका गैर मुस्लिम होना इस बात को लाजिम नहीं करता कि उन्हें जीने का हक नहीं। इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता कि किसी भी मजहब या मसलक के बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया जाए। दूसरा, वो जासूस लड़ाई भिड़ाई के चक्कर में जरा कम ही पड़ते हैं। यूं भी उनमें ज्यादा तादाद उन अफराद की होती है जो लड़ाई भड़ाई के फन से नाआशना होते हैं। इन्हीं वजूहात को देखकर यह हदफ एक स्नाइपर के हवाले कर देने का फैसला किया गया और इसके लिए हम दोनों का इंतखाब हुआ। वो यूनिट में हमारी आखिरी रात थी। सुबह सवेरे हमने कश्मीर रवाना होना था कि सरहद पार करने के लिए पहाड़ी इलाका ही मुनासिब था। रात को 12 बजे का अमल होगा जब ड्यूटी पर मुतय्यन सिपाही ने मुझे जगा कर बताया कि कमांडिंग ऑफिसर मुझे अपने ऑफिस में याद कर रहे हैं। मैंने जल्दी से गुस्ल खाने में घुसकर मुंह पर चंद छींटे पानी के मारे और मुंह पर तौलिया रगड़ कर कमांडिंग ऑफिसर इरफान मलिक के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उस्ताद नसीरुद्दीन भी मुझे अपने कमरे से निकलता दिखाई दिया। यकीनन उसे भी तलब किया गया था। मुझे देखकर वो सर हिलाते हुए मेरे साथ चल पड़ा। कमांडिंग ऑफिसर के अर्दली ने हमें देखते ही कहा कि कमांडिंग ऑफिसर बेताबी से हमारे मुंतजिर हैं, और हम सर हिलाते हुए दफ्तर में दाखिल हो गए। आ गए आप लोग। हम पर नजर पड़ते ही उसने सामने पड़े लैपटॉप को एक तरफ धकेलते हुए खुश दिली से कहा बैठें, और हम दोनों ऑफिस टेबल के सामने पड़ी फोम वाली कुर्सियों पर बैठ गए। इरफान साहब ने मुस्कुराकर पूछा, तो जाने के लिए तैयार हो? हम बैक जबान होकर बोले, जी सर। अच्छा, आप लोगों को इस वक्त बुलाने का मकसद ये है कि जाने की तरतीब में थोड़ी तब्दीली करना नागुज़ीर हो गई है। आप 2 की बजाय सिर्फ 1 स्नाइपर ने जाना है, तो आप दोनों में से कौन ज्यादा तैयार है? कमांडिंग ऑफिसर ने इंतखाब की जिम्मेदारी हमारे सर पर फेंकी। हम दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर मैंने गला खनखारते हुए दबे लफ्जों में कहा, सर, उस्ताद नसीरुद्दीन गो मुझसे सीनियर हैं और हर लिहाज से बेहतर भी हैं, मगर इस मिशन पर सरहद पार जाकर हमें ड्रैगन स्नाइपर राइफल हमारे हवाले की जानी थी और इस राइफल को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। उस्ताद नसीरुद्दीन ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर। ज़ीशान बिलाशुबा एक अच्छा निशानेबाज है, मगर हिंदी जबान पर मुझे इससे ज्यादा उबूर है, और इससे पहले एक मिशन पर मैं इंडियन सरहद उबूर करके करीबन 1 माह वहाँ रह भी चुका हूँ। कमांडिंग ऑफिसर मलिक इरफान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप दोनों का जज्बा काबिल तारीफ है और मुझे फख्र है कि मुझे आप जैसे मातहत मिले हैं कि माहिर फन होने के साथ जिनमें वतन की खिदमत और मोहब्बत का जज्बा भी कूट कूट कर भरा हुआ है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि इस मिशन के लिए आप दोनों एक बेहतरीन इंतखाब हैं, फिर भी मैं ये जिम्मेदारी ज़ीशान के कंधों पर डालता हूँ। और हवालदार नसीरुद्दीन, आप सुबह मेजर वसीम से मिलकर नए मिशन की तफसीलात मालूम करें। आपके पास तैयारी के लिए फकत 2 दिन हैं। हवालदार नसीरुद्दीन का चेहरा, जो कमांडिंग ऑफिसर की पहली गुफ्तगू पर बुझ सा गया था, एकदम खिल उठा। जी सर। फी अमानिल्लाह। इरफान साहब ने खड़े होकर हम दोनों से मुआनिका किया और फिर दफ्तर के दरवाजे तक हमें रुखसत करने भी आए। उनके दफ्तर से निकलकर हम दोनों उस्ताद नसीर के कमरे में आ गए। वहाँ वो मुझे इलाके के बारे में जरूरी हिदायत देने लगा। गो इससे पहले इलाके के बारे में जरूरी बातें हमें 2IC मेजर वसीम बता चुके थे, लेकिन उस्ताद नसीर चूंकि इलाके से ज्यादा वाकफियत रखता था, इसलिए वो अहम बातों पर दोबारा रोशनी डालने लगा। रात का बकिया हिस्सा मैंने उस्ताद नसीरुद्दीन से उस इलाके के बारे में जरूरी मालूमात हासिल करते गुजारा। सुबह की अजान के साथ हमने मस्जिद में जाकर नमाज अदा की और फिर नाश्ता करके मैं जाने की तैयारी करने लगा। आखिरी दम तक उस्ताद नसीरुद्दीन की नसीहतें जारी रहीं। बस में बैठकर मैंने अब्बू जान और फुप्पो से चंद मिनट बात की, लेकिन उन्हें असल बात नहीं बताई। उसके बाद उस्ताद उमर दराज से बात की। उन्हें अलबत्ता मैंने तमाम बात बता दी थी,
2-3 मुफीद मशवरों के साथ उन्होंने ढेरों दुआएं दी। राब्ता मुनक़ता करके मैंने बस की सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। दोस्त अहबाब की सूरतें किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों में घूमने लगी। उनमें माहीन की शक्ल भी शामिल थी। जाने क्यों वो बेवफा वक्त बेवक्त याद आने लगती। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए वो मेरी जिंदगी में आई थी और उससे मैंने बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी, मगर अब वो मोहब्बत नफरत में ढल चुकी थी। बल्कि वो क्या, मुझे तो औरत जात से ही सख्त किस्म की नफरत हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद अक्सर औकात तन्हाई में उसके साथ गुजरा वक्त बेतरह याद आने लगता। भरोसे का टूटना बाज़ औकात इंसान को ही तोड़ देता है। उसकी बेवफाई और बदकिरदारी ने मुझे भी तोड़ दिया था। अब तो बस दिल में वतन की खिदमत के अलावा कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी। पहले मैं सोचा करता था कि जाने कब मेरी नौकरी की मुद्दत पूरी होगी और मैं माहीन के साथ अपनी जिंदगी के बकिया अयाम गुजारूंगा, और अब नौकरी की मियाद पूरी होने के खौफ से दिल महसूस कर रह जाता कि उसके बाद मेरी जिंदगी का क्या मसरफ होगा। हर इंसान की जिंदगी के साथ मुख्तलिफ रिश्ते जुड़े होते हैं और उनमें सबसे पायदार रिश्ता औलाद का होता है। लेकिन औलाद भी बीवी के वास्ते से ही इंसान की जिंदगी में शामिल होती है। गोया असल रिश्ता मियाँ और बीवी का होता है। कुरान मजीद में भी रब्बे करीम ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया। गोया मर्द के लिए अपनी औरत और औरत के लिए अपने मर्द से बढ़कर कोई करीब नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चारों बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, खुसूसन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पर तो आप खुसूसी शफकत फरमाया करते थे। उसके बावजूद इस जहान फानी से रुखसत होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की मुकद्दस गोद में था। बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत, इतना मुफीद और इतना प्यारा है कि उसके मुकाबिल कोई रिश्ता पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा इस मुकद्दस रिश्ते पर से एतबार उठ गया था। मैं चाहकर भी औरत पर एतबार नहीं कर सकता था। आजकल तो मैं जहाँ कोई लड़की देखता मेरी आंखों में खून उतर आता। और अजीब बात ये थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये नफरत बढ़ती जा रही थी। हजारों दलाइल और हजारों तावीलात के बावजूद मैं औरत की तरफ माइल नहीं हो पा रहा था। मैं ठंडे दिलो दिमाग का इंसान हूँ और अपने जज्बात पर और गुस्से पर काबू पाने में बहुत ज्यादा कामयाब रहता हूँ। माहीन को गैर मर्द की आगोश में देखकर अगर मैं उसे कत्ल भी कर देता तब भी शायद मैं हक बजानिब होता कि उमूमन इस किस्म के मामले में मर्द हजरात यूं ही किया करते हैं। बल्कि कुछ अय्यार मर्द तो अपनी बेगुनाह बीवियों से जान छुड़ाने के लिए भी उनकी झूठी बेराह रवी का ड्रामा तरतीब देकर उन्हें जान से मार देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था और अब अपने सब्र पर भी मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं खुद को तन्हाई में कोसने लगता कि मैंने सरासर बुज़दिली और बेवकूफ़ी का सबूत दिया था। मुझे उन दोनों को इतने आराम से नहीं जाने देना चाहिए था। कम से कम उन दोनों की अच्छी तरह पिटाई तो कर ही सकता था। मैं काफी देर इन्हीं सोचों में सरगर्दा रहा, यहाँ तक कि बस एक तवील फासला तय करके बाग पहुंच गई थी। बाग से 7-8 किलोमीटर के फासले पर पाक आर्मी की एक यूनिट थी जहां मुझे रात गुजारना थी। बाग से वैगनें और डाटसन दिन के वक्त दस्तयाब होती हैं। एक वैगन में बैठकर मैं चतरदू पहुंचा। वैगन से उतरते साथ मुझे रोड के किनारे एक गेट पर पाक आर्मी का जवान ड्यूटी पर खड़ा नजर आया। उससे मतलूबा यूनिट के बारे में मालूमात लेकर मैं उस समत को बढ़ गया। मतलूबा यूनिट के गेट पर अपना तारुफ करवाने पर उसने मेरा सर्विस कार्ड देखकर मेरी पहचान को यकीनी बनाया और फिर मुझे गेट पर बने इस्तकबालिया के कमरे में बिठाकर अपने सीनियर से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ रेजिमेंट पुलिस का हवालदार पहुंच गया था। उसे भी मैंने अपनी आमद का मकसद बताए बगैर किसी जिम्मेदार ऑफिसर से मिलवाने की दरखास्त की। वहाँ उनकी यूनिट का रेयर था, बाकी की यूनिट आगे पोस्टों पर लगी हुई थी। अलबत्ता ऑफिसर मेस में एक कैप्टन साहब मौजूद थे जो गालिबन छुट्टी से वापस आए थे। रेजिमेंट पुलिस के हवालदार नसरुल्लाह ने इंटरकॉम पर ऑफिसर से बात करके मुझे वहीं ले गए। कैप्टन काशिफ उस यूनिट का क्वार्टर मास्टर साहब था। पुरतपाक अंदाज में मुसाफा करके उसने मुझे बैठने को कहा। मेरी निशिस्त संभालते ही वो हवालदार की तरफ मुतवज्जे हुआ। नसरुल्लाह, आप जाएं और चाय वगैरह का मेस वेटर को बता दें। जी सर कहकर नसरुल्लाह सैल्यूट करता हुआ बाहर निकल गया। जी राजा ज़ीशान हैदर, बताएं क्या मसला है। इस मर्तबा मैंने जेब से खुफिया चिट्ठी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। चिट्ठी पढ़कर वो गहरी सोच में खो गया। चंद लम्हे सोचने के बाद वो मेरी जानिब देखते हुए मुस्तफसिर हुआ। वैसे क्या आप सरहद पार करने के मकसद पर रोशनी डाल सकते हैं? मेरे होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी और मैंने मुंह से कुछ कहने की बजाय नफी में सर हिला दिया। कहकर उसने इस बात में सर हिलाया और फोन उठाकर बटालियन में राब्ता करने लगा। चंद सेकंड्स बाद वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से महवे गुफ्तगू था। उसने मेरा नाम वगैरह ही बताया था कि उसे आगे से हिदायत मिलने लगी। यकीनन उन्हें बजरिया फोन या चिट्ठी पहले से मेरी आमद के बारे में मुत्तला कर दिया गया था। वो खामोशी से कमांडिंग ऑफिसर की बातें सुनता रहा। दरमियान में वो जी सर और ठीक है सर कहकर ताईद भरे अंदाज में अपना सर हिलाता रहा। जो ही दूसरी जानिब से बात मुकम्मल हुई उसने रिसीवर रख दिया। उसी वक्त मेस वेटर चाय के बर्तन लिए अंदर दाखिल हुआ। चाय पीने के दौरान ही उसने हवालदार नसरुल्लाह को बुलाकर मुझे मेहमान खाने में सुलाने का हुक्म दिया और मुझे बताया कि मैंने अगली सुबह उसके हमरा बटालियन हेडक्वार्टर जाना है। चाय पीकर मैं कैप्टन काशिफ से मुसाफा करके ऑफिसर्स मेस से निकल आया। वो रात मैंने मेहमान खाने में गुजारी।
अगली सुबह मैंने कैप्टन काशिफ के साथ उनके बटालियन हेडक्वार्टर जाना था, जो वहां से कम से कम 22-23 किलोमीटर आगे था। चांद की 19-20 तारीख थी। चांद निकलते ही मैं आगे जाने के लिए तैयार था। मैं 2 दिन पहले वहां पहुंचा था। बहादुर कैंप में कमांडिंग ऑफिसर से मेरी तफसीली बातचीत हुई थी। एक रात बहादुर कैंप में गुजारी। अगला सारा दिन उस बटालियन का इंटेलिजेंस ऑफिसर मुझे वहां बॉर्डर पर तैनात अपनी और दुश्मन की पोस्टों की जगह के बारे में तफसील से बताता रहा। नक्शे पर भी उसने मुझे बारीकी से समझा दिया था। उससे अगले दिन वो मुझे लेकर केदा गली पहुंचा, जहां से मैंने सरहद उबूर करना थी। केदा गली का इलाका भी इसी बटालियन की हुदूद में आता था। बहादुर कैंप से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर था। रात का खाना खाकर मैंने इशा की नमाज बाजमात अदा की और फिर सरहद पार करने के लिए जरूरी कार्रवाइयां करने लगा। अपने साथ मैं सिर्फ एक पिस्तौल लेकर जा रहा था। ग्लॉक 19 एक आला किस्म का पिस्तौल है। वजन में हल्का, जिसामत में मुख्तसर और कारकर्दगी में बहुत उम्दा। दुनिया भर में पाए जाने वाले पिस्तौलों में एक नुमाया मकाम रखता है। ड्रैगनऑफ राइफल मुझे वहीं से मिलना थी। उस बटालियन का इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरे साथ बारूदी संगी कते तक चल कर आया था। उसके साथ उस पोस्ट का कमांडर मेजर मुजम्मिल भी था। उस जगह से गुजरने के रास्ते की निशानदही करके उन्होंने अलविदाई मुआनिका किया। ज़ीशान अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे और खैरियत से लौटो। दुआई अंदाज में मेरा कंधा थपथपा कर उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया और खुद वहीं खड़े होकर मेरी हरकत की निगरानी करने लगे। बारूदी सुरंगी कते को उबूर करते ही मैंने पीछे देखकर हाथ लहराया। वो हयूलों की तरह दिखाई दे रहे थे। मुझ पर नजर रखने के लिए उन्होंने अपनी आंखों पर शदीद ऐनक लगाई हुई थी। मेरे हाथ के जवाब में उन्होंने भी जवाबन हाथ लहरा दिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। फरवरी का महीना इख्तिताम पजीर होने को था, लेकिन इस इलाके में सर्दी उरूज पर थी। बर्फ ने सारे पहाड़ों को सफेदी की चादर ओढ़ा दी थी। मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आगे रवाना हुआ था, मगर मेरे पास मौजूद सामान में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पाक आर्मी में इस्तेमाल की जाती हो। बूट, दस्ताने, जुराबें, गर्म टोपी से लेकर मेरे पहनने वाले कपड़ों तक तमाम की तमाम वो अशिया थी जो खुसूसन उस इलाके के मकामी लोग इस्तेमाल करते थे। इंडियन करेंसी के चंद हजार रुपए भी मेरे पास मौजूद थे। जरूरत पड़ने पर मैं मजीद रकम वहां पर मौजूद एक शख्स से ले सकता था। करण मेहता के नाम से मेरे पास शनाख्ती कागजात भी मौजूद थे, जो कि अंबाले के एक मजाफाती गांव का रिहायशी था। पैदल चलते हुए सर्दी का एहसास नहीं होता, मुझे फिर भी मुसलसल चलते हुए पसीना आ गया था। रात के वक्त उतराई का सफर पुरमुशक्कत तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। जरा सी बेहतियाती से इंसान नीचे लुढ़क सकता है, और नीचे लुढ़कने का मतलब मौत ही है, क्योंकि इतनी बुलंदी से गिरकर बच जाने वाला जिन भूत तो हो सकता है, इंसान नहीं। टॉर्च जलाने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता था। ले दे के 20वीं की चांद की मध्यम रोशनी मेरी मावन और मददगार थी। मुझे उस पहाड़ से नीचे आते पौन घंटा लग गया, क्योंकि मैं सीधा नीचे उतरने की बजाय तिरछा चलता गया था। सीधा उतरने में फिसलने का खतरा ज्यादा था। जनवरी फरवरी में बर्फ जमकर बहुत सख्त हो चुकी होती है और बर्फानी तोदों के गिरने का खतरा न होने के बराबर होता है। उसके बरक्स अक्टूबर नवंबर में चूंकि बर्फ ताजा पड़ी होती है, इसलिए बर्फानी तोदे ज्यादा गिरते हैं। नाले में उतरते ही मैं खतरनाक इलाके में पहुंच गया था। सामने वाली पहाड़ी पर इंडिया का बटालियन हेडक्वार्टर मौजूद था। वो काफी ऊंचाई पर था, लेकिन उसके सामने नीचे की तरफ उसकी फॉरवर्ड ऑब्जर्विंग पोस्ट भी मौजूद थी, जो नाले से करीबन 50-60 गज ही बुलंद थी। ऐसी पोस्टों पर ड्यूटी पर मौजूद संतरी हद से ज्यादा चौकन्ने होते हैं। खासकर हिंदू तो इस मामले में बहुत मोहतात होते हैं। डर की वजह से पूरी रात जाग कर गुजार देते हैं, और फिर शदीद ऐनकों की मौजूदगी में किसी भी शख्स को देख लेना इतना मुश्किल नहीं होता। इस ज़मीन में थर्मल इमेजिंग साइट बहुत कारआमद है, जो हरारत के उसूल पर काम करती है, जो न सिर्फ अंधेरे में देखने में मददगार साबित होती है, बल्कि दूरबीन की तरह इससे लंबे फासले तक भी देखा जा सकता है। इन सबसे बढ़कर खतरा मुझे पोस्ट पर मौजूद कुत्तों से था। इन इलाकों में हर पोस्ट पर कुत्ते मौजूद होते हैं। खाल ही कोई पोस्ट कुत्तों से तही दामन होती है, और ये कुत्ते रखवाली का बहुत उम्दा, आला, सस्ता और कारआमद जरिया है। सारी रात नहीं सोते और पोस्ट की हुदूद में किसी भी जंगली जानवर की आमद या किसी गैर मुतल्लिक आदमी की आमद पर आसमान सर पर उठा लेते हैं, और कुत्तों के भौंकने पर संतरी फिलफौर शदीद ऐनक की मदद से इलाके का जायजा लेना शुरू कर देते हैं। ये कुत्ते बाज़ औक़ात काफी दूर की हरकत भी देख लेते हैं और भौंकते हुए उसी समत दौड़ पड़ते हैं। इंसान कितना ही चाको चौबंद और होशियार क्यों ना हो, मुसलसल एक ही काम करके सुस्त पड़ ही जाता है, और कुत्तों का तसलसल से भौंकना उसे होशियार करने के लिए काफी होता है। इन्हीं कुत्तों के खौफ से मैं फॉरवर्ड ऑब्जर्विंग पोस्ट से मुखालिफ जाने बिल्कुल नाले की जड़ में झाड़ियों की आड़ लेता हुआ गुजरने लगा। दिन को अपनी पोस्ट से मैं उस इलाके का अच्छी तरह जायजा ले चुका था। इस फॉरवर्ड पोस्ट से किलोमीटर भर आगे मुझे चंद घर भी नजर आए थे। वो सिविल लोग थे और इस इलाके में ज्यादातर मुसलमान ही आबाद थे, लेकिन उनमें जासूसों की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, बल्कि कई बार पाक आर्मी मकामी लोगों की सूरत धारे इंडियन जासूसों को गिरफ्तार भी कर चुकी थी। इनमें तो कुछ इंडियन आर्मी के तरबियत याफ्ता जासूस थे और कुछ ऐसे भी थे
जो रुपए पैसे की लालच में आकर अपने जमीर का सौदा कर लेते थे। इन्हीं में जासूसों की एक किस्म वो भी है जो दोनों जानिब की आर्मी से मिले होते हैं, यानी डबल एजेंट। ऐसे लोग पाक आर्मी की कार्रवाइयों और हरकत की खबरें इंडियन आर्मी तक पहुंचा देते हैं और इंडियन आर्मी की बातें पाक आर्मी तक ले आते हैं। कुछ मकामी और बेबस लोगों को भी इंडियन आर्मी ब्लैकमेल करके अपना जासूस बना लेती है और ऐसा न करने की सूरत में जान, माल और इज्जत व आबरू के नुकसान की धमकी दी जाती है। मुख्तसरन ये कि वहाँ किसी मकामी आदमी पर एतबार करना निहायत मुश्किल है। सरहद उबूर करने के बाद भी ये मसला जूं का तूं ही बाकी रहता है। किसी भी शख्स पर एतबार करने के लिए जरूरी होता है कि उसके बारे में सरहद उबूर करने वाले किसी भी जासूस और मेरी तरह किसी हदफ की तलाश में आए हुए शख्स को पहले ही मुत्तला कर दिया जाए कि फलां शख्स से राब्ता करके मदद हासिल की जा सकती है, वरना उसके अलावा किसी पर भी एतबार करने की सूरत में पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। मुझे भी चंद मखसूस नाम और उनसे मिलने के लिए शनाख्ती अल्फाज वगैरह बता दिए गए थे। जिस आदमी से मैंने ड्रैगनॉफ राइफल लेनी थी वो हिंदू का नाम और शनाख्त धारे एक मुस्लिम था। उसका नाम आदित्य वर्मा था। उसने शादी भी एक हिंदू लड़की से की हुई थी। नामालूम वो कब से वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान से जाने वाले खासुल खास अफराद ही को उसके बारे में बताया जाता। मेरे मकसद को मद्देनजर रखकर मुझे भी उसी से मिलने का हुक्म दिया गया था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।